नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी मामले में संलिप्तता के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लेकिन देखना होगा कि वह भारत कब तक लाया जाता है। इस रिपोर्ट के अंत में हम आपको सीबीआई के एक पूर्व डायरेक्टर के माध्यम से समझाएंगे कि मेहुल चोकसी को भारत लाया जा सकता है या नहीं। लेकिन उससे पहले आपको जरा इस केस को समझाते हैं। हम आपको बता दें कि 13,000 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी मामले में मेहुल चोकसी के भांजे और हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बाद दूसरे प्रमुख संदिग्ध के खिलाफ कार्रवाई 12 अप्रैल को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई। बेल्जियम की संघीय लोक न्याय सेवा ने पुष्टि की है कि मेहुल चोकसी को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। इसमें कहा गया है कि उसे आगे की न्यायिक कार्यवाही के लिए हिरासत में रखा गया है। उसको कानूनी सहायता के लिए वकील की पहुंच सुनिश्चित की गई है। यह भी कहा गया है कि भारतीय अधिकारियों ने मेहुल चोकसी के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध किया है। 65 वर्षीय मेहुल चोकसी नवंबर 2023 में चिकित्सा उपचार के लिए बेल्जियम गया था, जिसके बाद से वह वहीं था। उसे पिछले साल वहां देखा गया था। मेहुल चोकसी 2018 में भारत छोड़ने के बाद एंटीगुआ में रह रहा था और बताया जाता है कि भारतीय नागरिकता रखते हुए उसने कैरेबियाई देश की नागरिकता ले ली थी। सूत्रों ने बताया कि कुछ समय पहले ही उसके खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस को हटा दिया गया था और तभी से भारतीय एजेंसियां उसे प्रत्यर्पण के माध्यम से भारत लाने के प्रयास में लगी हैं। हम आपको बता दें कि भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से प्रत्यर्पण संधि है। सूत्रों ने कहा है कि प्रत्यर्पण अनुरोध के तहत भारतीय एजेंसियों ने 2018 और 2021 में मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा जारी कम से कम 2 ओपन एंडेड गिरफ्तारी वारंट अपने बेल्जियम समकक्षों के साथ साझा किए हैं। ओपन एंडेड गिरफ्तारी वारंट का मतलब ऐसे वारंट से है जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाता है और उसकी कोई समय सीमा नहीं होती। यह वारंट तब तक वैध रहता है जब तक कि इसे अदालत द्वारा रद्द न कर दिया जाए या आरोपी को गिरफ्तार न कर लिया जाए। सूत्रों ने बताया है कि गिरफ्तारी या हिरासत के बाद औपचारिक कागजी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई की कानूनी और जांच टीम कानूनी प्रक्रियाओं के दौरान अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगी, जहां यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि मेहुल चोकसी स्वास्थ्य आधार पर जमानत मांग सकता है। बताया जा रहा है कि मेहुल चोकसी अपने इलाज के लिए स्विट्जरलैंड स्थित एक अस्पताल में भर्ती होना चाहता है, लेकिन इस दावे की कोई पुष्टि नहीं हुई है। मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने बताया है कि उनके मुवक्किल को बेल्जियम पुलिस ने शनिवार को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा फिलहाल वह जेल में है और वहां प्रक्रिया के तहत जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन अपील दायर कर सकते हैं। अपील के दौरान अनुरोध किया जाता है कि उसे हिरासत में न रखा जाए और उसे हिरासत में न रहते हुए खुद का बचाव करने और प्रत्यर्पण अनुरोध का विरोध करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि अपील के लिए स्पष्ट आधार यह होगा कि मेहुल चोकसी के भागने का जोखिम नहीं है, वह बहुत बीमार है और कैंसर का इलाज करवा रहा है। विजय अग्रवाल ने कहा कि उनका कानूनी बचाव यह होगा कि यह एक राजनीतिक मामला है और मानवीय स्थिति भारतीय जेलों में अच्छी नहीं है। हम आपको याद दिला दें कि मेहुल चोकसी, उसके भांजे और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी तथा उसके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों एवं अन्य लोगों पर 2018 में मुंबई में पीएनबी की ब्रैंडी हाउस शाखा में ऋण धोखाधड़ी के आरोप में दोनों एजेंसियों द्वारा मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि मेहुल चोकसी, उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स और अन्य ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करके वचन पत्र यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करवाए और बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए विदेशी ऋण पत्रों यानी फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट की सीमा को बढ़ाया तथा बैंक के साथ धोखाधड़ी की। हम आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में मेहुल चोकसी के खिलाफ कम से कम 2 आरोप पत्र दाखिल किए हैं, जबकि ईडी ने इस तरह की 3 अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। इस मामले में ईडी और सीबीआई के कानूनी अनुरोध के आधार पर 2019 में प्राधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद से भगोड़ा आर्थिक अपराधी नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है। वह भारत में प्रत्यर्पण को चुनौती दे रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार मुंबई में पीएनबी की ब्रैंडी हाउस शाखा के अधिकारियों ने मार्च-अप्रैल 2017 के दौरान 165 वचन पत्र और 58 विदेशी ऋण पत्र जारी किए, जिसके बदले 311 बिल को भुनाया गया। ये वचन पत्र और विदेशी ऋण पत्र कथित तौर पर मेहुल चोकसी की कंपनी को बिना किसी स्वीकृत सीमा और पीएनबी की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में दर्ज किए बिना जारी किए गए थे, ताकि रुपए न चुकाने की स्थिति में किसी भी जांच से बचा जा सके। हम आपको बता दें कि वचन पत्र एक बैंक द्वारा अपने ग्राहक की ओर से किसी विदेशी बैंक को दी गई गारंटी है। यदि ग्राहक विदेशी बैंक को पैसे नहीं चुकाता है तो इसकी जिम्मेदारी गारंटर बैंक की होती है।
पीएनबी के इन वचन पत्रों के आधार पर मॉरिशस स्थित भारतीय स्टेट बैंक, हांगकांग स्थित इलाहाबाद बैंक तथा एक्सिस बैंक, एंटवर्प स्थित बैंक ऑफ इंडिया, मनामा स्थित कैनरा बैंक और फ्रैंकफर्ट स्थित भारतीय स्टेट बैंक से कर्ज लिया गया। पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई के पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाया गया। चूंकि आरोपी कंपनियों ने धोखाधड़ी करके हासिल किए गए वचन पत्रों और विदेशी ऋण पत्रों पर प्राप्त राशि का भुगतान नहीं किया, ऐसे में पीएनबी को बकाया ब्याज सहित 6,344.97 करोड़ रुपए का भुगतान विदेशी बैंकों को करना पड़ा। इन विदेशी बैंकों ने पीएनबी द्वारा जारी किए गए वचन पत्रों और विदेशी ऋण पत्रों के एवज में क्रेता को ऋण पहले ही दे दिया और बिल को भुनाया था। हम आपको यह बता दें कि ईडी ने मेहुल चोकसी के खिलाफ मामले में 2565.90 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क या जब्त की है। ईडी ने मेहुल चोकसी को 2018 के एक अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए मुंबई की एक अदालत में कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की थी। यह अधिनियम उन भारतीयों के लिए है जो 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की धोखाधड़ी करके विदेश भाग जाते हैं। दूसरी ओर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी मोदी सरकार की कूटनीति की जीत है। अर्जुन मेघवाल ने संवाददाताओं से कहा, यह भारत के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सफल कूटनीति के कारण संभव हो सकी। हम आपको यही बता दें कि सूरत के हीरा कारोबार से जुड़े लोगों ने मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर खुशी जताई है। मेहुल चोकसी बहुत सालों से सूरत में व्यापार करते थे। कई व्यापारी उनके लिए माल खरीद करके मेहुल चोकसी को देते थे। दूसरा, मेहुल चोकसी का यहाँ मैन्युफैक्चरिंग था और जब उन्होंने बैंक करप्ट किया, करीबन 12,000 करोड़ के आसपास का फ्रॉड करके यहाँ से भाग गया। उनके बाद सूरत डायमंड उद्योग में उनकी बहुत खराब असर हुई और हमारे कई व्यापारियों को जो लोन मिलती नहीं थी, कई बैंकों ने डायमंड उद्योग को लोन नहीं देनी चाहिए, इस तरह बैंकों ने रवैया अपनाया था। उसके बाद जब मेहुल चोकसी को आज पकड़ा गया है, बेल्जियम पुलिस से पकड़ी है, आने वाले समय में भारत सरकार उनको इंडिया ला रही है, तब लोगों का में एक विश्वास है कि भी ऐसे बगैरों को जब सरकार पकड़ के लाती है तो आने वाले समय में और फ्रॉड करने वाले वो सोचेंगे और नया फ्रॉड नहीं बनेगा, ऐसा लगता है। अब शुरुआत में उन्होंने नेचुरल का काम था, 15 साल तक तो नेचुरल का किया। लास्ट 10-15 साल जब फ्रॉड करने के पहले उन्होंने सीवीडी डायमंड का बहुत बड़ा काम यहाँ किया है। उनका बड़ा मैन्युफैक्चरिंग था और जो ज्वेलरी वो बनाते थे, गीतांजलि ब्रांड के नाम से बनाते थे, ये ज्वेलरी में उन्होंने मिक्स करके नेचर डायमंड और सीवीडी मिक्स करके उन्होंने बहुत सारा माल दुनिया में ब्रांड के हिसाब से लोगों को ठग किया है, कई लोगों को उसमें ठगा है। जब नीरव मोदी को पकड़ा गया, नीरव मोदी की लगभग 800 करोड़ के आसपास की ज्वेलरी सरकार ने जब्त की, तब मैंने एक सवाल उठाया था कई चैनल द्वारा कि भी जो ज्वेलरी उनकी पकड़ी गई है, सीज की गई है, वो ज्वेलरी रियल मास नेचर डायमंड की या सीवीडी की है, तो उसको सरकार को पता करना चाहिए। लोगों को लगे कि 850 करोड़ का माल सीज किया, लेकिन जब 8-10 महीने के बाद जब जांच की, तब वो ज्वेलरी लगभग सीवीडी की लैपटॉप डायमंड की वो ज्वेलरी थी। तो ये 800 करोड़ नहीं, लेकिन 8-10 करोड़ की ज्वेलरी थी। मैं एक बात बताऊं, आज 10-12-15 साल के बाद जब उनको पकड़ के भारत ला रहे हैं, तो उनके डायमंड उद्योग में उनकी खुशियां, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार पे बड़ा विश्वास लोगों को रहेगा कि ऐसे जो फ्रॉड करके जाने वाले लोग हैं, उनको ऐसे पकड़ के लाके कड़क सजा, उनके इतनी सजा करनी चाहिए और जो भी उनकी माल मिलकर है उन्हें जब्त करके बैंक को चुकाना चाहिए। स्टार्टिंग में देखा जाए तो मेहुल भाई चोकसी का खुद का गीतांजलि ज्वेलर्स के नाम से उनका एक फर्म था, जिसमें वो ज्वेलरी बनाते थे और लूज डायमंड का सभी व्यापार हो रहा था। जब उन्होंने उसके बाद की जो बात है जिसमें उसने बैंक लोन ली और बैंक लोन देने के बाद में जो कुछ भी गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स के और वो जो बाकी सभी क्रिएट करके वो देश छोड़ के चले गए, और आज हमारे पास में न्यूज़ है कि उसने वापस लाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई और पकड़ा गए हुए हैं। तो जब ये हुआ था, मुझे पता है, तब पूरी जो जेमिन ज्वेलरी की जो गवर्नमेंट जो बैंक उसको जो धिराण कर रही थी, मतलब बैंक लोन हमें जो मिल रही थी, वो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने पूरी स्कीम, मतलब जो बैंक वालों ने जेमिन ज्वेलरी सेक्टर को लोन देना बंद कर दिया था। तो जब ये स्कैम हुआ तब सबसे पहला उसका इम्पैक्ट हम लोग पे ये आया कि गवर्नमेंट ने जो लोन दे रहे थे और हम लोग जो सेक्टर में आगे जो लोग काम करना चाहते थे उनकी लोन सभी की आगे की जो अप्रूवल है वो सभी का अटका गया था। फिर वापस गवर्नमेंट में उसके बारे में हम लोग ने विनती की कि ये जो एक पर्टिकुलर कोई पर्सन के हिसाब से पूरी इंडस्ट्रीज को इसकी इफेक्ट नहीं आनी चाहिए। तब गवर्नमेंट ने वापस इसके बारे में सोचा, बैंक वालों ने वापस सोचा और जेमिन ज्वेलरी को एक वापस लोन मिलना स्टार्ट हो गया।
तो पहली तो मेन इफेक्ट यही थी कि जो लोग सही बिजनेस कर रहे थे उनके ऊपर ये पहली बार ये प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद में जब सेकेंडरी हम देखने के लिए जाए तो काफ़ी बातें हैं। जैसे इनके बाद में रूटीन में जब आज की बात करें तो मोदी साहब का क्लियर विजन है कि अभी जो कुछ भी लोग सही ढंग से बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग बिजनेस कर पाएंगे, और जो लोग सोचेंगे कि हमें कुछ स्कैम करना है या कुछ भी है तो उनको कहीं ना कहीं से पकड़ के वापस इंडिया लाया जाएगा, या उनको गवर्नमेंट की जो संपत्ति है उनको वापस देनी पड़ेगी। वो पहले का देखा जाए तो वहाँ पे तो जब गीतांजलि ज्वेलर्स जब था तब वो शायद इंडिया का फर्स्ट फ्रेंचाइजी भी वो लोग ने स्टार्ट किया था। मतलब ज्वेलरी सेक्टर में उनका बहुत बड़ा नाम था, जेते टाइम की बात थी। उस पर से उसने गवर्नमेंट के पास से जो लोन लेके या कुछ भी कर्ज लेके जो कुछ भी बात की, तो सूरत में तो डायमंड का पूरा हब था, और उसने सूरत आके ही उनका फैक्ट्री भी यहाँ पे था, बॉम्बे में भी उनका ऑफिस था। तो सूरत और मुंबई दोनों ऑल टाइम के लिए कनेक्टेड है। कोई भी ज्वेलरी और डायमंड फील्ड से कनेक्टेड है तो वो सूरत और उससे कनेक्टेड होना है। हाँ, उस टाइम पे सिंथेटिक डायमंड का बताया जाएगा। हम लोग को तो उसके बारे में डीप नॉलेज तो देखना पड़ेगा, पर सिंथेटिक डायमंड का उस टाइम पे तो उतना बाजार में ओपनिटी नहीं थी। आज सभी को पता है कि सिंथेटिक डायमंड मतलब जो सीवीडी बोला जाता है या जो लेब्रॉन डायमंड जो है वो डायमंड की आज बिक्री हो रही है, डायमंड खुले बाजार में बिक रहा है। पहले ऐसा नहीं था। तो उस टाइम पे की बात काफ़ी सालों पहले वाली बात है। हम लोग सभी जेमिन ज्वेलरी काउंसिल है या हमें जितने भी व्यापारी लोग हैं, जितने भी व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पता है कि आज हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, आज जो नया भारत जो है वो मोदी साहब का भारत है, जहाँ पे कहीं पे भी कोई भी कुछ चीज़ गलत करोगे तो आपको उसको वापस देश को देना पड़ेगा, और आप सही ढंग से बिजनेस करते हैं तो आपको इतना विकास चल रहा है, इतना बाकी बाहर की फॉरेन कंट्री में से अपॉर्चुनिटी मोदी साहब बाहर से जो लाते हैं और बताते हैं, और वो सभी अपॉर्चुनिटी में अगर बिजनेसमैन सही ढंग से जुड़ जावे तो वो काफ़ी विकास कर सकता है। पर गलत रास्ते से जा रहे हैं या गलत रास्ते से देश की कोई भी संपत्ति हड़प करने के लिए प्रयत्न करेंगे, बैंक की संपत्ति हड़प करने के लिए प्रयत्न करेंगे, तो देश को वापस देना पड़ेगा। वो मोदी साहब का क्लियर विजन है और उसका क्लियर आदेश भी है। आइए आपको मिलवाते हैं सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह से और समझते हैं कि मेहुल चोकसी को भारत लाया जाना क्या संभव हो पाएगा। देखिए, ये अभी ईडी के गिरफ्त में नहीं है। ये बेल्जियम ने उसको प्रिलिमिनरी अरेस्ट करा है। ये बेल्जियम की कोर्ट ने करा है, बेल्जियम पुलिस ने करा है। तो अब प्रोसीजर है कि हमको एक्स्ट्रेडिशन के लिए सारे कागज़ भेजने पड़ेंगे वहाँ, जो एविडेंस है ना इसके अगेंस्ट, तो वो सारा जाएगा बेल्जियम में और वहाँ की फिर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होंगी। इसका सिस्टम बड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक्स्ट्रेडिशन ये नहीं है कि हमने वहाँ उसको अरेस्ट कर दिया तो उसको वो वापस भेज देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। लोअर कोर्ट होता है, हायर कोर्ट होता है, उनका सुप्रीम कोर्ट भी होता है, वो अपील कर सकता है। वो अभी बोल रहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे को ब्लड कैंसर है। अच्छा, उसकी वाइफ भी एक बेल्जियन सिटीज़न है, तो वो भी उसको फ़ायदा होएगा। तो इतना आसान नहीं होने वाला है एक्स्ट्रेडिशन करने का। अभी तक जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम उसको अरेस्ट तो उन्होंने करा है। आप देखेंगे कि यूरोप या यूके में विजय माल्या का केस है, उसमें कोर्ट्स ने डिसाइड कर दिया था कि हाँ हम इसको एक्स्ट्राडाइट करने देंगे, पर फिर होम सेक्रेटरी ने उसको रोक दिया और वो अभी रुका हुआ है। नीरव मोदी के केस में उसको अरेस्ट करके 5 साल अभी वो यूके के जेल में है, पर उसको वापस नहीं भेजा है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि ये राणा जो था यूएस से उसको ले आए। हाँ, पर यूएस के प्रोसीजर्स अलग हैं। वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोल दिया कि मैं उसको वापस भेजूंगा, तो उन्होंने भेज दिया। पर यहाँ जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो अपनी डिसीजंस लेगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, एविडेंस तो पूरा है कि मेहुल चोकसी ने क्राइम बहुत बड़ा कांड किया है, घोटाला किया है, बहुत सारे पैसे लोगों के ले लिए हैं, पीएनबी का ले लिया है, कि पता नहीं कितने हज़ार करोड़ की बात चल रही है। तो ये सब एविडेंस तो पूरा बेल्जियम कोर्ट्स में चला जाएगा और वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे कि बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। अब क्वेश्चन आएगा कि उसको वापस भेजें या ना भेजें। तो वापस भेजने के लिए आजकल बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है कि एक तो ह्यूमन राइट्स, वो जो भी वहाँ पकड़ा जाता है वो बोलता है कि साहब यहाँ इंडियन जेल में तो टॉर्चर होता है और लोग कंडीशंस बहुत ख़राब होते हैं। और इसी में अभी संजय भंडारी का केस शायद 15 दिन पहले, एक ये बड़ा आर्म्स डीलर था,
तो ये यूके कोर्ट्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसका एक्स्ट्रेडिशन। बोला कि नहीं साहब, उसको हम नहीं भेजेंगे क्योंकि इसकी आपके यहाँ की जेल की कंडीशंस ठीक नहीं है। और तो ये प्ली तो चोकसी भी लेगा, चोकसी भी यही प्ली लेगा। तो अब देखने की, अब ये आगे की बात है कि हम कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं कि हमारे कंडीशंस ठीक हैं, हमारी इसको फेयर ट्रायल मिलेगा, इसकी ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होंगी और इसको पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ईयू से हमारे एक्स्ट्रेडिशन बहुत कम हुए हैं। आखिरी 20 साल पहले अबू सैलम का हुआ था, उसके बाद हम कोई एक्स्ट्रेडिशन नहीं कर पाए हैं ईयू से। तो इसलिए टफ है, पर ये फर्स्ट स्टेप पॉजिटिव है कि उसको अरेस्ट किया है। अब आगे देखते हैं। पर ये ऐसी सिचुएशन है कि ये 1 दिन या 30 दिन या 1 महीने या 2 महीने में नहीं होने वाला है। ये प्रोसेस आपने माल्या के केस में देख लिया, नीरव मोदी के केस में भी देख लिया, ये टाइम लगेगा। सीबीआई का तो रोल वही है, वो अपना एक्स्ट्रेडिशन के लिए प्रोसेस जो है वो भेजेगी कोर्ट्स के थ्रू। जो एविडेंस है वो वहाँ दिया जाएगा और हमारे भी लॉयर्स वहाँ के प्रोसिक्यूटर्स को ब्रीफ करेंगे सीबीआई के तरफ से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।